उत्तर क्या कह रहा है? पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु, पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु। ये इस सूत्र का अर्थ पहले सिंपल भाषा में देखिए क्या है। लेफ्ट हैंड साइड में तकार हो, ठीक है, तकार प्लस हो, प्लस क्या हो, तकार प्लस ला हो, अथवा चवर्ग हो अथवा टवर्ग हो, ठीक है। ये तीन केसेस बनते हैं इसमें कि राइट हैंड साइड में या तो ला हो या चवर्ग हो या टवर्ग हो। तो देखिए, यदि तकार प्लस लकार होगा, ठीक है, तो इसमें ता किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ला में, ठीक है। तकार प्लस, अब चवर्ग में आपके चवर्ग और टवर्ग में दो केस बनेंगे कि तवर्ग का तकार अगर चा या छा से मिलता है तो तकार का हो जाएगा चा। तकार यदि चा छा ज या झा से मिलता है तो तकार का हो जाएगा ज, तृतीय अक्षर। तकार यदि चा छा ज ज या से मिलता है, पंचम वर्ण से मिलता है, तो तकार का हो जाएगा पंचम वर्ण। समझ में आया? यदि लकार से तकार का संबंध होगा, तकार प्लस लकार होगा, तो तकार लकार में कन्वर्ट हो जाएगा। चवर्ग में यदि प्रथम द्वितीय अक्षर है तो तकार प्रथम हो जाएगा, तृतीय चतुर्थ अक्षर है तो तकार तृतीय हो जाएगा, और पंचम है तो पंचम हो जाएगा। इसी प्रकार टकार में रहेगा। तकार यदि टा या ठा से मिल रहा है तो तकार का हो जाएगा टा। तकार यदि डा या ढा से मिल रहा है तो तकार का हो जाएगा डा, और तकार यदि अणा से मिल रहा है तो तकार का हो जाएगा अणा, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये सूत्र है कि तकार के बाद यदि लकार होगा तो तकार का लकार, है ना। क्या कह रहे हैं? तकार प्लस चवर्ग या टवर्ग का पहला दूसरा रहेगा तो तकार हो जाएगा पहला। यदि तीसरा चौथा रहेगा तो तकार का हो जाएगा तीसरा, और यदि पंचम रहेगा तो तकार का हो जाएगा पंचम, ठीक है। और यदि लकार रहेगा तो हो जाएगा लकार। तो तकार प्लस चवर्ग टवर्ग का पहला दूसरा तो पहला, तीसरा चौथा तो तीसरा, पांचवा तो पांचवा, और लकार तो लकार। जैसे उदाहरण देखिए इसका, तत् धन लुनाती, या फिर तत् धन लीन। तत् धन लीन तो तकार है, तकार के परे लकार है, ठीक है। तकार के परे लकार है तो ये तकार क्या हो जाएगा? लकार हो जाएगा, तो हो जाएगा तल्लीन, ठीक है। इसी प्रकार तत् धन चरती, तत् धन चरती, तत् धन चरती तो तकार, तकार के बाद चकार, तकार और तकार के बाद चकार, तो तकार के स्थान पे क्या हो जाएगा? चकार। तच्चरति, तच्चरति। फिर तच्चरति, तत् धन
तत् धन जयति, तत् धन जयति, तो तकार के बाद जा है, तृतीय है, तो हो जाएगा तज्जयति। ठीक है, तकार के स्थान पे जकार हो जाएगा। फिर तत् धन ढोकते, तत् धन ढोकते, तो यहाँ तकार है, तकार के परे क्या ढा, ढा चतुर्थ है, तो चतुर्थ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा था कि टा ठा डा ढा टवर्ग का यदि चतुर्थ अक्षर होगा, तवर्ग का चतुर्थ अक्षर होगा तो वो क्या हो जाएगा, तकार के स्थान पर तृतीय अक्षर, तो टा ठा ड, तो ये हो जाएगा तड, ता के स्थान पे डा, तड ढोकते। समझ में आया ये कि यहाँ पे चतुर्थ अक्षर था, तो हमने क्या किया, चतुर्थ के लिए तृतीय अक्षर किया, है ना। तृतीय के लिए भी तृतीय होता, चतुर्थ के लिए भी तृतीय, किसका, चवर्ग और टवर्ग का। ये पूरा सूत्र रहेगा। क्लियर है, ये पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको और सरल तरीके से इस बार बता रहे हैं। पर रूपम तकारो, इसको पहले नहीं पढ़े। अरे भैया पहले हो चुका है ये सूत्र। नहीं, पहले पढ़ा है पर अभी इस तरह से नहीं आपने। हाँ, इस तरह से नहीं पढ़ा था, इसीलिए कह रहा हूँ कि उस टाइम थोड़ा टफ लग रहा होगा आप लोगों को, इसको और इजी करके मैंने बताया है। इसको थोड़ा सा कर दीजिए, मैं लिख नहीं पाई हूँ। क्या कर दूं? थोड़ा रिवर्स करना पड़ेगा आपको। हाँ, बस ये सूत्र चाहिए मुझे, 1 मिनट। कोई प्रश्न इसमें? 74 नंबर सूत्र में ये सूत्र आपको बहुतायत देखने को मिलेगा। अगर आप व्यंजन संधि में देखेंगे तो व्यंजन संधि में मुख्यतया आपका सूत्र क्रमांक 68 और सूत्र क्रमांक 74 इनका ही प्रयोग है। इन दो सूत्रों का अगर आपको अच्छे से है तो व्यंजन संधि हो गई समझो। मतलब अधिकतर स्थानों पे ये दो सूत्री प्रयोग होते हैं, बाकी के सूत्र तो बहुत कम ही प्रयोग में होते हैं। ये दोनों सूत्र सबसे ज़्यादा प्रयोग में आते हैं। कौन सा? सूत्र क्रमांक 68 और सूत्र क्रमांक 74। बहुतायत प्रयोग होने वाले, मतलब यदि 100 केस हैं व्यंजन संधि के तो 100 में से ये मान के चलो 70 केस इनके रहेंगे। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ? ये जिस तरह से बता रहे हैं थोड़ा सा। हाँ बोलिए बोलिए। लिखना है मुझे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए ना। लिख लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे। एक आखिरी वाला लिखना रहेगा। हाँ, हाँ बस ठीक है, आगे चलें। चलें आगे। हाँ चलिए। ओके, सूत्र क्रमांक 78। सूत्र क्रमांक 78 कह रहा है चंशे। चंशे चंशे सूत्र जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि तकार के बाद यदि चकार हुआ, ठीक है, तकार के बाद यदि शकार हुआ, शकार, तो तकार के स्थान पे क्या हो जाएगा? चकार हो जाएगा। ठीक है, जैसे तत्शयनम, तो तकार के बाद शकार है तो क्या हो जाएगा? तकार के स्थान पे चकार, तो तच शयनम, तच शयनम। ठीक है, ये सिंपल ही सूत्र। तकार के बाद शकार हो तो तकार के स्थान पे चकार हो जाएगा। बहुत रेयरली प्रयोग होता है। ठीक है,
कोई डाउट इसमें? ये तो सिंपल सही है। ये चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ मैं व्यंजन संधि में बार बार बोल रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में तकार अगर बोल रहे हैं तो तकार मतलब ता में हलंत लगा होगा, ता ऐसा लिखा है अगर, तो इसका मतलब है ता धन आ, है ना, हलंत लगा होना चाहिए। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। फिर सूत्र क्रमांक 81, सूत्र क्रमांक 81 कह रहा है नोन्तश् च छयोः शकार मनुस्वार पूर्वम, नोन्तश् च छयोः शकार मनुस्वार पूर्वम, नोन्तश् च छयोः शकार मनुस्वार पूर्वम। क्या अर्थ है इसका? कि नकार, अब देखो अभी हमारे पास तकार के जितने केस थे वो हो गए। आपने क्या क्या देख लिया? आपने देख लिया अभी तक कि तकार के बाद ला हो तो आपको क्या करना है, चवर्ग हो तो क्या करना है, ठीक है, टवर्ग हो तो क्या करना है, और शकार हो तो क्या करना है, ठीक है। और क्या देख लिया था आपने? और इसके पहले देख लिया था हकार हो तो क्या करना है, सूत्र क्रमांक 73 में हो गया था ना, प्रथम वर्ण के परे। घोष हो तो क्या करना है, ये हो जाएगा सूत्र क्रमांक 68 से। और स्वर हो तो क्या करना है। तो इसके काफ़ी सारे केस हमारे हो गए कि तकार के बाद ये सब हो तो क्या होगा। अब लेकिन बात आती है कि तकार अब लेफ्ट हैंड साइड से अलग हो रहा है, अब आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे नकार, ठीक है। तो नकार आ रहा है, तो 81 नंबर, 82 नंबर और 83 नंबर, ये तीन सूत्र एक साथ समझेंगे हम एक ही फॉर्मूले के माध्यम से। ये सूत्र ये कह रहा है कि नकार हो लेफ्ट हैंड साइड पे, नकार प्लस अगर चा या छा हो, टा या ठा हो, ता या था हो, ठीक है, इन तीनों में से कोई भी केस हो तो नकार प्लस चा या छा होगा। तो इसका हो जाएगा नकार के स्थान पे अनुस्वार पूर्वक, नकार के स्थान पर, नकार के स्थान पर नकार के स्थान पर अनुस्वार पूर्वक शा, यहाँ पे नकार के स्थान पे अनुस्वार पूर्वक शा, और यहाँ पे नकार के स्थान पे अनुस्वार पूर्वक सा। ये सूत्र है। नकार प्लस चाछा होगा तो अनुस्वार पूर्वक शा, टाठा होगा तो अनुस्वार पूर्वक श, और ताथा होगा तो अनुस्वार पूर्वक सा। ये तीनों केस हैं, ठीक है। उदाहरण देखते हैं इनके। ये फॉर्मूला लिख लिया आप लोगों ने? हाँ भाई, हाँ। उदाहरण देखिए। उदाहरण क्या है? जैसे भवान चरति, भवान धन चरति, तो भवान चरति ना के बाद चा है तो ये क्या हो जाएगा, भवांश, अनुस्वार, ना के स्थान पे अनुस्वार पूर्वक शा, तो भवांश चरति, शा आधा है तो भवांश चरति, ठीक है। इसी प्रकार भवान टीकते, भवान धन टीकते, तो ये क्या हो जाएगा। मेरा एक भाव था, आप लोग अगर सहमत हो तो अपन उसको कर सकते हैं। पहले ये कंप्लीट कर लेता हूँ वरना डाउट है। तो ना के बाद टा है तो यहाँ क्या होगा, अनुस्वार पूर्वक शा, तो भवांश टीकते, ठीक है। फिर इसी प्रकार भवान धन तरति, ठीक है। तो भवान तरति, तो ना के बाद ता है तो भवांश, यहाँ सा हो जाए, भवांश तरति। समझ में आए ये तीनों उदाहरण? भवांश शरति, भवांश टीकते और भवांश
तरति। क्लियर है? ना के बाद चाठा, ना के बाद टाठा, ना के बाद ताथा। तीनों केस के एक एक उदाहरण हमने देखे। कोई प्रश्न इसमें? आगे चलें। हाँ भाई, इसमें बिंदु भी लग जाएगा क्या? बिंदु लगाए ना, सब में लगाया है मैंने बिंदु, अनुस्वार लगाए ना। तो मतलब दूसरे दूसरे अंक को भी, मतलब दूसरे जो हम वाक्य बनाएंगे उनमें भी लगेगा? वो तो जो आप संधि करोगे वहां लगेगा ही लगेगा। नकार के स्थान पे बिंदी आ रही है ना, तो जो नकार के पहले जो भी स्वर लिखा होगा उसमें बिंदी लग जाएगी, है ना। इसके पश्चात सूत्र क्रमांक 86। इसमें एक और चीज रह गई, सूत्र क्रमांक 86। आपने स्वर क्यों बोला? स्वर ही क्यों? वर्ण होगा, उस पर बिंदी लगेगी ना। बिंदी लगेगी, बिंदी के लिए कुछ आधार होना चाहिए। हाँ, तो स्वर आपने बोला ना, या वर्ण, कोई भी वर्ण आगे, जैसे भगवान है तो वहां पर बिंदी आ जाएगी ना। वो बिंदी वा पर नहीं है, वो बिंदी आ पर है, क्योंकि बिना स्वर हाँ, के कोई और व्यंजन नहीं रहता, उसको आधार तो स्वर ही देगा। अच्छा, ठीक। एक अभय सागर महाराज जी बहुत अच्छी चीज बोलते थे कि व्यंजन जो है, व्यंजन वो लंगड़ा है अच्छा, है ना, तो वो कभी खड़ा नहीं होगा। स्वर जो है इसके पैर हैं, तो वो क्या होगा, स्वर तो अपने पैरों पे खड़ा रहेगा, व्यंजन क्या करेगा, या तो आगे वाले को पकड़ेगा या पीछे वाले को पकड़ेगा। जहां भी उसको स्वर मिलेगा तो वो स्वर को पकड़ेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है है ना। तो व्यंजन हाँ जी, कभी भी खड़ा नहीं होता अकेले। ठीक है, ठीक है। ठीक है। आप लोगों ने अगर स्कूल में पढ़ा हो, मतलब पढ़ा होगा कि अम अंगूर का पढ़ाते थे आप लोगों को, है ना, सभी को पढ़ाते हैं। आहा ऐसे पढ़ाते थे 12 खड़ी। तो ये आ क्यों लिया, ऐसे ही क्यों नहीं पढ़ा दिया, क्योंकि इसको हम कैसे उच्चारण करते, इसका उच्चारण हो ही नहीं सकता था, इसलिए आ का सहारा लेना पड़ा। ये विसर्ग अकेले का उच्चारण हो ही नहीं सकता था, इसलिए आ का सहारा लेना पड़ा। तो ये अंग आहा ये वास्तव में ये थे बिंदी और विसर्ग, लेकिन इनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता, इसलिए आप आ के साथ इनका उच्चारण करते हैं जब पढ़ाते हैं 12 खड़ी। ठीक है, क्लियर है। अब सूत्र क्रमांक 86। सूत्र क्रमांक 86 क्या कह रहा है? लेलम। लेलम ये कह रहा है कि नकार के बाद यदि लकार हुआ तो नकार का क्या हो जाएगा, लकार हो जाएगा। ठीक है। तकार के बाद लकार था तो तकार का लकार हुआ, नकार के बाद लकार है तो नकार का लकार हो जाएगा। जैसे भवान है ना, भवान लिखती, भवान भवान लिखती, भवान लिखती, तो ना के परे ला है, तो ना के स्थान पे क्या हो जाएगा, ला, तो भवाल लिखती। तो कैसे लिख देंगे उसको, ऐसे लिख लेंगे, ला भवाल लिखती। ठीक है, भवाल लिखती। क्लियर है। रफर आ जाएगा ना उसके ऊपर, है भगवान। हाँ, रा थोड़ी है, ला है, भवाल लिखती। ठीक है, क्लियर है कि नहीं कि जी हाँ हाँ भाई। अब मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है, ये क्या लिखा है, झंडा, झंडा।
डंडा 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 संध्या संध्या संबंध यही बोल रहे हो ना आप लोग, संबंध। तो ये बिंदी आपने माँ कर दी और ये बिंदी ना कर दी, ऐसा क्यों? या तो दोनों को माँ कर देते या दोनों को ना कर देते। तो ये बिंदी कैसे होती है कि इसका उच्चारण क्या होता है, इस पे अपन चर्चा करते हैं। म्यूट कर लेंगे सभी लोग, हैं? म्यूट कर लीजिए प्लीज। हमने 5 वर्ग पढ़े थे। ये 5 वर्ग पढ़े थे। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो बिंदी जो है वो हमने पढ़ा था अनुस्वार को रिप्रेजेंट करती है। तो ये पंचम वर्ण जो है ये अनुस्वार है ना। तो अब जो अनुस्वार है उसका उच्चारण इन 5 में से क्या होगा? तो बहुत सिंपल सा इसका तरीका है। अनुस्वार के बाद अनुस्वार के बाद जिस वर्ण का, जिस वर्ग का व्यंजन हो उसका पंचम वर्ण होगा। अनुस्वार के बाद जिस वर्ग का व्यंजन हो उसका पंचम वर्ण होगा। जैसे आपने कहा झंडा, तो झंडा में क्या है? झंडा में आपका जो अनुस्वार है उसके बाद क्या है? डा। डा कहाँ लिखा है? ये लिखा है टा ठा डा ढा णा। तो डा का पंचम वर्ण क्या है? णा। तो ये अनुस्वार क्या हो जाएगा? णा। तो झंडा ऐसे लिखते हैं ना। इसी प्रकार संपत्ति, संपत्ति। तो ये बिंदी के बाद क्या है? पा है ना। बिंदी के बाद पा लिखा है। पा के सवर्ण का है? पवर्ग का है। तो पवर्ग का पंचम क्या है? माँ। तो ये बिंदी क्या हो जाएगी? माँ। संपत्ति। इसी प्रकार संबंध, संबंध में जो पहला अनुस्वार है, पहले अनुस्वार के बाद क्या है? बा। बा कहाँ आ गया? पवर्ग में। पा फा बा, बा आया। तो पहली वाली बिंदी क्या हो जाएगी? माँ, क्योंकि बा का पंचम, पवर्ग का पंचम क्या है? माँ। तो सम। अब इस बिंदी के बाद क्या है? धा, है ना। बा के ऊपर जो बिंदी है उसके बाद क्या है? धा। तो धा कहाँ आ गया? तो ता था दा धा ना, ये आया धा। धा के बाद क्या है? ना। तो दूसरी वाली बिंदी अनुस्वार का उच्चारण क्या हो जाएगा? ना। तो संबंध। समझ में आए ये कैसे उच्चारण होते हैं? संपत्ति का कैसे बताइए? संपत्ति बिंदी के बाद क्या है? पा है। हाँ। पवर्ग का पंचम क्या है? माँ है ना। हाँ। तो ये बिंदी यहाँ से हटके कहाँ आ गई? ये आ गई, माँ बन गया ये। ठीक है।
बिंदी को हटाओ और उसके बाद जो व्यंजन लिखा हुआ है वो व्यंजन जिस भी वर्ग का है उस वर्ग का पंचम अक्षर लिख दो। ठीक है, ये चीज समझ में आई? ये बहुत इजी है। ठीक है, अब इसी को हम सूत्रों में बता रहे हैं। क्या सूत्रों से बताते तो आप लोग को थोड़ा सा टफ लगता। 88 नंबर का सूत्र, 88 नंबर का सूत्र ये कह रहा है कि पद के अंत में नकार हो, ज ज या श कारेषु यकारम। तो पद के अंत में अगर नकार है तो नकार के बाद अगर क्या है ज झ और या, इनमें से कुछ भी है तो नकार का क्या हो जाएगा या। तो ये जा झा या किसका है? चा छा जा झा या, है ना। तो चा छा जा झा या, तो नकार का क्या हो जाएगा? या हो जाएगा, क्योंकि ये इसका पंचम क्या या है। ठीक है, नकार का किसको कहते हैं? नकार बिंदी को ही कहते हैं। तो जैसे आपने लिखा भवान धन जयति, भवान जयति, तो नकार के स्थान पे क्या कर दो? जो इसका पंचम वर्ण है, भवान जयति। ठीक है, इसी प्रकार जो सूत्र क्रमांक 90 है वो भी यही कह रहा है। 90 क्या कह रहा है? 90 कह रहा है कि नकार के बाद यदि ड ढा या णा हो तो डा ढा णा किसका है? टा ठा डा ढा णा, तो नकार के स्थान पे णा हो जाएगा पंचम। ठीक है, जिस वर्ण का है वही उसका पंचम हुआ जा रहा है यहाँ पे, चवर्ग में ये और टवर्ग में ये। तो यहाँ पर उदाहरण देख लें, जैसे भवान ढौकते, ढौकते टाठा डा ढा, ढा है यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? भवान ढौकते, अणा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा ये। भैया ऊपर वाली संधि में व्यंजन भी आएगा ना? व्यंजन भी उसमें आएगा ना? व्यंजन व्यंजन मतलब, हाँ व्यंजन शब्द, जो आप व्यंजन कहते हो, हाँ, तो या के ऊपर है और जा आया है ना। तो या के बाद ये क्या हो जाएगा? व्यंजन। इसीलिए आप व्यंजन में या लिखते हो। ठीक है, व्यंजन। समझ में आया ये? इनका पंचम हुआ जा रहा है, नकार के स्थान पे पंचम हो रहा है। क्यों? क्योंकि उच्चारण उसी के हिसाब से होएगा जो अगला वर्ग होगा। भैया जी, यर अलावा आया तो कैसा करने का? यर अलावा आया तो कैसा करने का, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। उस पे आ रहा है, एक मिनट, आपके 3 सूत्र कर दें फिर उसी पे आ रहा है। यार अलावा और सा श श हा, ये 8 चीजें रह गई हैं आपकी अभी, क्योंकि 5 वर्ग तो आपने पढ़ लिया। हाँ, एक मुझे ये नहीं, जैसे इसमें आपने ट ठ ण लिया है ना 3, तो पूरे नहीं लेने, ट ठ ड ण, तो 5वां यूज करेंगे, ऐसे 4 नहीं लेने। देखो गलती मत करो। टाठा के लिए हमने स्पेशल सूत्र दे दिया, 82 नंबर का दिया कि नहीं ऊपर? 82 में ट ठ, ठीक है, ये देखो, ये दे दिया, टाठा का दे दिया, चाचा का दे दिया, ताथा का दे दिया, है ना। तो इसलिए अब अलग से नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि भैया चाचा होगा तो अनुसार पूर्वक शा करना है ना, और जा झा यहाँ होगा तो यहाँ करना है। टाठा होगा तो अनुसार पूर्वक शा करो,
है ना। और डा ढा णा होगा तो फिर ना करो, और ता था होगा तो अनुस्वार पूर्वक सा करो, और बाकी कुछ होगा तो ना तो पहले से ही है, क्योंकि तकार का पंचम क्या है, नकार है, इसलिए उसका सूत्र नकार देने है। की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। ठीक है, ठीक है। समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। आप लोगों को जो चार्ट भेजे हैं मैंने, उन चार्टों को देखिएगा, उनमें टेबलर फॉर्म में दिया है, इधर से क्या अक्षर रहेगा, इधर से क्या अक्षर रहेगा, तो क्या कॉम्बिनेशन उसके बन रहे। बहुत अच्छे चार्ट बनाए हुए हैं वो। एक हमारे यहाँ संदीप भैया जी हैं, उन्होंने वो चार्ट बनाए हैं बहुत मेहनत करके। उसमें स्वर संधि का कितना अच्छा है कि आ और आ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, आ ई से जुड़ेगा तो क्या बनेगा। सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो हैं उन्होंने 5 सारणियों में बना दिए हैं। उनको पढ़ते जाइएगा आप लोग, एक बार अपन डिस्कस भी करेंगे। हैं? आपने चार्ट कब दिए थे? मुझे नहीं मिले, शायद मैं लेट आई हूँ शायद। नहीं भैया, ग्रुप पे तो नहीं है, नहीं ग्रुप में नहीं है भैया। अरे भैया ग्रुप में नहीं, आप सभी लोगों को बाय पोस्ट भेजे हैं मैंने। हाँ हाँ हाँ, बाय पोस्ट, हाँ आइए। क्या अलमारी में रख दिया सब? नहीं नहीं आए हैं, देखे नहीं, लेकिन देखिए नहीं, सही है सही है, उनको थोड़ा उठा के भैया जी देखिए। वो सारणी मैंने देखी थी, उसमें कोई एक तो मेरे को थोड़ा सा नहीं समझा था, वो कल पूछ सकते हो? हाँ, उसको अभी अपन डिस्कस करेंगे चार्टों को, है ना। आप लोग भैया उसको मेरे पास नहीं है चार्ट। आपके पास कैसे नहीं है? सभी को भेजे हैं वो तो मैंने। मेरे पास तो नहीं है। भैया जी, हाँ जी। ये राइटिंग जो लिख रहा है इसको ब्लैक में लिखेंगे क्या? इसमें दिक्कत जा रहा है देखने में, हाँ ठीक है, धुंधलापन दिख रहा है। ओके, ब्लैक ले लेते हैं। 91 क्या कह रहा है? मोनुस्वारम व्यंजने, मोनुस्वारम व्यंजने। ये मोनुस्वारम में कोई बताएगा ये क्या लिखा हुआ है? कौन सी संधि हुई है यहाँ पे? विसर्ग संधि। अनुस्वार है क्या? विसर्ग संधि हुई है। विसर्ग संधि बढ़िया है। क्या होगा विच्छेद करेंगे तो? महा अनुस्वार। महाधन के बाद अनुस्वार, है ना। क्योंकि ओ के बाद अगर खंडाकार है तो ये खंडाकार है आ, और ये ओ के स्थान पे होगा विसर्ग, तो महाधन अनुस्वार विसर्ग संधि है। कौन सा सूत्र है ये? किस सूत्र से हुई ये संधि? 57 भैया। 57? विसर्ग संधि में तो 57 नंबर का सूत्र ही नहीं है। नहीं वो है। संधि तो आप लोगों ने सही बताई, संधि का नंबर और सूत्र क्या है? पुस्तक पलटाइए थोड़ी सी। 104 104 नंबर का सूत्र 57 नहीं, 104 नंबर का सूत्र है ये। ओमकार्योर मध्य, दो अकारों के बीच में अगर विसर्ग आएगा तो विसर्ग के स्थान पे ऊ और उसका ओ और आकार का खंडाकार। पढ़ा था ये? ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो 91 नंबर का सूत्र हम देख रहे हैं। मोनुस्वारम व्यंजने। मोनुस्वारम व्यंजने क्या कह रहा है कि नकार की तो बात हो गई, अब अगर मकार है तो क्या करेंगे? तो मकार है तो हमको क्या करना है? मकार के परे कोई भी व्यंजन हो, कोई भी व्यंजन हो तो मकार हो जाएगा अनुस्वार। ठीक है, संधि नहीं हो रही यहाँ, मतलब जैसे हमने कहा रामम, है ना, रामम
सीता, तो इसको मकार के परे विसर्ग है तो रामम सीता, इस प्रकार से होगा, इसकी बिंदी हो जाएगी। ठीक है, मकार के परे अगर व्यंजन है तो मकार को ऐसे नहीं लिखना है, मकार को बिंदी लगा के लिखना है। ठीक है, जैसे कि सत्यम वद, सत्यम वद, तो सत्यम, अब अगर आप लिख रहे हो सत्यम वद या सत्यम शिवम, है ना, तो सत्यम शिवम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे सत्यम शिवम, फिर सुंदरम, है ना, तो सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। सत्यम वद भी ऐसे ही हो जाएगा, वा विसर्ग वा व्यंजन है तो वैसा ही है। फिर वो कह रहे विरामे वा, विरामे वा सूत्र में क्या कह रहे हैं, विरामे वा जो 92 नंबर का सूत्र है उसमें वो कह रहे हैं कि यदि अंत है, जैसे सुंदरम क्या था, सुंदरम अंत है, तो विराम में, है ना, यदि अंत है तो इसको हम बिंदी भी कर सकते हैं, अनुस्वार भी कर सकते हैं और ऐसा का ऐसा भी रहने दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब अंत में अगर माँ है तो उसकी बिंदी कर भी सकते और नहीं भी कर सकते, लेकिन अगर माँ के परे व्यंजन है तो उसको अनुस्वार के रूप में ही लिखेंगे। ठीक है, तो हम सत्यम शिवम सुंदरम में बिंदी रख भी सकते हैं और सुंदरम में यहाँ पे बिना बिंदी के अर्थात बिना अनुस्वार के भी इसको लिख सकते हैं। क्लियर है ये? जी। ठीक है, और 93 नंबर का सूत्र मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वर्गे तद्वर्ग पंचमम वा, ये सूत्र ये कह रहा है जो हमने यहाँ पढ़ा। क्या पढ़ा कि कोई भी अनुस्वार या मकार है तो वो उस वर्ग का पंचम अक्षर होता है। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा था ये 93 नंबर का सूत्र कह रहा है। ठीक है, तो कोई भी यदि बिंदी है तो उसके बाद जो व्यंजन लिखा है वो किस वर्ग का है उसके अनुसार उसका उच्चारण होगा। ठीक, तो ये आपके सभी चीज़ें हो गई व्यंजन संधि की। अभी जो मूल चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी। इसके बाद जो चीज़ें हैं वो आपकी थोड़ी एडवांस लेवल पे रहेंगी। तो जब हमारा ये जो बेसिक लेवल है ये ठीक हो जाएगा तब हम एडवांस लेवल की चर्चा करेंगे। तो अभी ये जो मूल सूत्र हैं वो आपके स्वर संधि के, व्यंजन संधि के और क्या कहते हैं विसर्ग संधि के हो गए। अभी आपका रह गया प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि हम कल करेंगे। प्रकृति भाव संधि के कुछ सूत्र हैं जिनको हम कल पढ़ेंगे और इसी के साथ कल हम उच्चारण को भी देखेंगे। ठीक है, कल 27 तारीख है तो वो करके फिर 28 तारीख को हमारी अंतिम कक्षा रहेगी संधि की। ठीक है, उसके बाद ये बैच पूर्ण हो जाएगा। क्लियर है?